यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। दैट इज गाइस जो बेस्ड है हमारी इकोनोमेट्रिक्स की फर्स्ट क्लास, क्लास नंबर 1। गाइस आज हम इकोनोमेट्रिक्स के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, दिस इज द टॉपिक जिसका नाम है गाइस लीनियर रिग्रेशन। गाइस इकोनोमेट्रिक्स क्या होती है? जस्ट इकोनोमेट्रिक्स के बेस पर मैंने एक वीडियो और बनाई है कि इकोनोमेट्रिक्स का कंसेप्ट समझाया है कि व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स। लेकिन इकोनोमेट्रिक्स का अगर एक मैं वन सेंटेंस एक्सप्लेनेशन दूं तो मैं बस इतना कह सकता हूं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो गाइस फिलहाल मेरे हिसाब से अभी आप इतने समझो कि इकोनोमेट्रिक्स इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का मेरा बच्चा कॉम्बिनेशन होता है। चलो, क्योंकि गाइस इसके बेस पर मैंने बहुत अच्छी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। गाइस होप सो आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। काफी बढ़िया वीडियो इसके ऊपर गाइस। एक हम टू द पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपना कंसेप्ट। गाइस इकोनोमेट्रिक्स में जो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन आती है, जो सबसे पहला टॉपिक आता है गाइस, उसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं गाइस, हम बुक पढ़ रहे हैं दामोदर गुजराती, ठीक है। उसमें गाइस जो सबसे पहला कंसेप्ट समझाया जाता है या इकोनोमेट्रिक्स की जो फर्स्ट मोस्ट कह सकते हो बेस है गाइस, वो है हमारा लीनियर रिग्रेशन। अगर मैं आपकी एक नॉलेज के लिए एक बात बता देता हूँ, तो हमारी इकोनोमेट्रिक्स में जो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन लिखी गई थी गाइस, वो कंजम्पशन फंक्शन थी। जब आप लोगों से कंजम्पशन फंक्शन, और बता दो किसने लिखी थी ये इक्वेशन गाइस? केन्स। केन्स वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इकोनोमेट्रिक्स में सबसे पहली इक्वेशन लिखी थी कंजम्पशन फंक्शन, दैट इज सी इज इक्वल टू सी बार प्लस का स्मॉल सी वाई। सी बार तो सी इज इक्वल टू सी बार प्लस का बी वाई, एक ही बात है वो। तो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट, या एक डिपेंडेंट बेसिकली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल विच इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। समझ रहे हो? एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप होता है वो रिप्रेजेंट करता है बेटा लीनियर रिग्रेशन। और हमारी इकोनॉमिक्स में सबसे पहली जो लीनियर रिग्रेशन लाइन लिखी गई थी गाइस, वो कंजम्पशन फंक्शन लिखी गई थी। आप देख लो चाहे गाइस, सी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दीज आर द ओनली टू वेरिएबल्स। बेसिकली आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो y और c यहाँ पे लेके चलते थे। ये c आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एंड y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है गाइस। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर y बढ़ता है तो c बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर c बढ़ता है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट के y बढ़े, बिकॉज c बढ़ने का इम्पैक्ट आप और भी जगह भेज सकते हो। मतलब आप कहते हो सर c बढ़ रहा है, तो c बढ़ने पर आप ये कह सकते हो कि c बार बढ़ा है या b बढ़ा है, ठीक है, समझ रहे हो? तो यानी c बढ़ने से y बढ़े ना बढ़े इट्स नॉट कंपलसरी, बट अगर y बढ़ता है तो c जरूर बढ़ेगा। सो दैट्स वाई c इज द डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस इक्वेशन एंड y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। गॉट इट? गाइस ये तुम्हारी जस्ट एक हिस्ट्री वाली बात हो गई। लेकिन अगर मैं इधर जस्ट बात करूं अपने रेगुलेशन इक्वेशन की, तो जस्ट गाइस वो रेगुलेशन इक्वेशन कुछ इस टाइप से होती है। मैं आपको बता देता हूँ। y इज इक्वल टू बीटा वन प्लस का बीटा टू एक्स। एक जस्ट समझने के लिए बस एक बात समझना है ऐसी, y इज इक्वल टू बीटा वन प्लस का बीटा टू एक्स। जस्ट मैंने लिख दिया, अभी कुछ इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा मैं, सिंपली गाइस मैंने इसको लिख दिया इतना। हेयर y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। गॉट इट? मतलब y is the dependent variable and x is the independent
वेरिएबल। इतनी बात समझ में आई बेटा मेरी आप लोगों को। एंड व्हाट अबाउट बीटा वन एंड बीटा टू? गाइस बीटा वन बीटा टू आर नोन एज सम पैरामीटर्स। अभी बहुत कुछ डिस्कशन करेंगे गाइस इनके इन सब के बारे में। वेयर बीटा वन इज द basically intercept form, where beta 2 is the slope coefficients. Beta 2 is the slope coefficients. Got it? मेरी यहाँ तक की बात आपको बड़ा समझ में आती है अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से। चलिए जी जरा ध्यान से समझना। अब गाइस एक छोटी सी स्टेटमेंट समझना ना कि जैसे कि हमारी लीनियर रिग्रेशन फंक्शंस क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट, इट इज द स्टडी ऑफ it is the study of relationship between one variable called dependent variable and one or more other variable called independent variable। ठीक है। अच्छा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मेरे बच्चा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी ठीक है, इंडिपेंडेंट को एक्सप्लेनेटरी के नाम से भी जानते हैं। नाउ अब एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए सामने जानने के लिए गाइस कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिग्रेशन फंक्शन। कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हम रिग्रेशन फंक्शन को बेसिकली निकालना चाहते हैं, रिग्रेशन फंक्शन के थ्रू हम चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। गाइस द ऑब्जेक्टिव्स आर बेसिकली ऑब्जेक्टिव गाइस टू एस्टिमेट द मीन वैल्यू of dependent variable given the values of explanatory variable फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड है हमारे सामने बेटा, इधर जरा ध्यान से समझना, दैट इज टू forecast the mean value of dependent variable given the values of explanatory variable beyond the sample range, गाइस ये बात करना, एक एक बात को नोट करना है आपको, एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई बेटा। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट the nature of dependence यानी टी डिस्ट्रीब्यूशन काई
स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है जिनका हम हाइपोथेसिस वगैरह टेस्ट करते हैं। अब देखो गाइस एक बात समझना है यहाँ पे, जैसे हमने बोला कि हमारे पास में रेग्रेशन फंक्शन होता है, तो गाइस हमारे अकॉर्डिंगली रेग्रेशन फंक्शन दो टाइप का हो सकता है। गाइस एक तो हो सकता है हमारा मतलब बेसिकली मैं कह सकता हूँ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेग्रेशन फंक्शंस, टू टाइप्स ऑफ रेग्रेशन फंक्शंस। कौन कौन सा हमारे बच्चा, दो टाइप के रेग्रेशन फंक्शंस हो सकते हैं, कौन कौन से? एक हो सकता है बच्चा दैट इज पॉपुलेशन रेग्रेशन फंक्शन, जिसे हम लोग PRF के नाम से जानते हैं। और एक होता है बेटा सैंपल रेग्रेशन फंक्शन, जिसे बेटा हम लोग SRF के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब एक होता है PRF और एक होता है मेरा बच्चा SRF। इतनी बात समझ में आती है आपको? देखो एंड ऑफ द डे हमें कंसेप्ट तो वही डिस्कस करना है लाइन का। अब देखो बेटा ऐसा होता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जस्ट एग्जांपल आप मैं ऐसे मान के चलो कि जैसे मैं बात करता हूँ तो मैं बेटा सबसे पहले बात करता हूँ PRF की। सबसे पहले डिस्कशन हम लोग करते हैं बेटा PRF। देखो बेटा होता है क्या है कि हम लोग ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एक रिलेशनशिप है बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, जस्ट आप ऐसा मान लो, और जस्ट एग्जांपल C इज इक्वल्स टू C बार प्लस का स्मॉल cy। ठीक है, जस्ट जस्ट ये चीज समझने का अगर ध्यान से, तो होगा क्या अब यहाँ पे एक एक करके वन बाय वन चीजों को समझना है मेरे बच्चा, वन बाय वन। सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होगी कि हम जो स्टार्टिंग करते हैं, मतलब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप PRF का बताता हूँ, तो बेसिकली गाइस हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड, समझ रहे हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू गिवन वैल्यू ऑफ y दैट इज इक्वल्स टू C बार प्लस का by। दिस इज द सेम स्टेटमेंट, दिस इज द एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस। यू नो हमारी इकोनोमेट्रिक्स में गाइस एक्सपेक्टेशन का बहुत बहुत बड़ा रोल है। तो गाइस दिस इज बेसिकली एक्सपेक्टेशंस। अब लॉजिकल एक बात समझना यहाँ पर, मैं ये कहता हूँ कि मान लो मेरे पास एक ग्राफ है, मान लो ग्राफ है मेरे पास, समझना ध्यान से। तो दिस इज बेसिकली आवर कंजम्पशन एंड दिस इज बेसिकली आवर इनकम। ठीक है, मैं चलो इनकम पूरा लिख देता हूँ, मैं आप कंफ्यूज हो जाओ एक्स एक्सिस को लेकर या वाई एक्सिस को लेकर, इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, एंड एक बार बताओ बेटा, इफ y is equals to 0 then our expected consumption given that y that is equals to 0 no doubt, that is equals to 0 no doubt, वो होगी C बार। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी इनकम जीरो भी है देन हमें कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन मिलेगा ही मिलेगा। सो गाइस दिस इज नोन एज C बार, और इसको हम जस्ट कुछ लोग एक बात और बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो द इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है जी, इसे मेरे बच्चा क्या हम बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। सिमिलरली उसके अकॉर्डिंगली इफ y increases then the expected value of consumption given that y value will also be increase। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, एज y increases then c will also increase, expected value of c will also increase। got it? यहाँ तक मेरी बात आपको बेटा समझ में आई? ये नहीं ऑल वैल्यूज ऑफ y दैट इज, यहाँ पे आप मान के चलो दिस पॉइंट इज y इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हो गया जी एक्सपेक्टेशन कंजम्पशन ऑफ c गिवन दैट y1, यहाँ पे होगा जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कंजम्पशन c बेसिकली गिवन दैट y2 एंड सो ऑन। समझ रहे हो? दिस इज बेसिकली PRF। अगर हम एक रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं PRF के लिए इट इज a locus, it is a locus of combination, locus of combination, it is a locus of combination। अच्छा
सॉरी कॉम्बिनेशन मत बोलो, या तो कह सकते हो इट इज अ लोकस ऑफ कंडीशनल, लोकस ऑफ कंडीशनल, रिपीट कर रहा हूं मैं, लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स ऑफ, कंडीशनल मीन्स ऑफ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल for the fixed value, for the fixed values, for the fixed values of explanatory variables, of explanatory variables, of explanatory variables. ठीक है गाइस, तो बड़ा ध्यान रखना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीआरएफ। पीआरएफ क्या होता है, देखो कंडीशनल वर्ड आया है यहाँ पे, अब इसका कंडीशनल मीन्स का मीनिंग समझना। ये जो आप हमेशा जो वैल्यू निकालते हो ना बेटा, वो कंडीशनल ही होती है। देखो आप खुद देखो, एक्सपेक्टेशन निकाला आपने सी गिवन दैट वाई, मतलब कंजम्पशन की वैल्यू गिवन दैट वाई अगर 1 हो गया, कंजम्पशन की वैल्यू गिवन दैट वाई अगर 2 हो गया, ऐसी हर बार कंजम्पशन की वैल्यू गिवन दैट वाई कुछ है, हर बार कंजम्पशन की वैल्यू गिवन दैट वाई कुछ है, समझ रहे हो। अगर ये आपके एक कंडीशनल वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है बेटा, दिस इज ऑलवेज अ कंडीशनल वैल्यू। एक तो बेटा ये ध्यान रखना ध्यान से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली। अब मैं यहाँ पे छोटा सा एक रिमार्क लिखूंगा गाइस, वो भी ध्यान रखना गाइस। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, लीनियर रेगुलेशन फंक्शन, लीनियर रेगुलेशन वाला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी लेंथी है और काफी टिपिकल भी है, तो इसकी एक एक बात को नोट करना है, इसलिए गाइस मैं सिंगल इन्फॉर्मेशन में गाइस मिस नहीं करवाना चाहूंगा, तो गाइस मैं एक एक बात आपको बताऊंगा इधर, दैट इज गाइस लिखते रहना रिमार्क। अब रिमार्क क्या कहता है, देखो समझना, लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स, रिमार्क नंबर 1 लिखूं मैं बेसिकली यहाँ पे, that is locus of conditional means, locus of conditional means, means of line called, locus of conditional means of line called PRF, यानी ये आप देखो ना, इट्स अ कंडीशनल मीन, तो दिस इज द PRF, और एक्सपेक्टेड है कंडीशनल है, समझ रहे हो मेरी बात को। ये हो गया PRF, एंड ऑल्सो it is a linear line, linear line जिसको आप ये कह सकते हो दैट इज एक्सपेक्टेड कंजम्पशन ऑफ सी गिवन दैट वाई इज इक्वल्स टू सी बार प्लस का स्मॉल बी वाई। गाइस मैं एक काम करना चाहूंगा, अगर आपको कंफर्ट अब समझ में आ गया हो, तो मैं कहते अब यहाँ पे वेरिएबल बदलना चाहूंगा, मैंने जानबूझ के रिलेशनशिप ले लिया था कंजम्पशन फंक्शन का समझाने के पॉइंट से, कहते मैं यहाँ पे वेरिएबल्स बदलना चाहूंगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल क्या बदल रहा हूँ। इनकम इज एक्स एक्सिस वेरिएबल, कंजम्पशन इज वाई एक्सिस वेरिएबल। ध्यान रखना गाइस, जो वाई एक्सिस होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो एक्स एक्सिस होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हेयर द पैरामीटर्स आर, दिस इज बीटा 1, दिस इज बीटा 2। व्हाट इट, अब मैं इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा सही करके, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन दैट एक्स आई इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस का बीटा 2 एक्स आई। व्हाट इट, ओके बेटा, मतलब दिस इज expected conditional value is equals to beta 1 plus beta 2 xi. So guys, this is the PRF line where जो beta 1 है, beta 1 basically guys आपको intercept बताता है, beta 1 is the basically intercept form, intercept basically, ठीक है, and beta 2 is a slope coefficient, beta 2 is the slope coefficient. Got it? Now guys, this is the first remark जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, एंड द सेकंड रिमार्क इज, सेकंड रिमार्क है बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वी नो दैट बीटा 1, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, बीटा 1 इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म, बीटा 1 इज कॉल्ड, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, इज कॉल्ड
इंटरसेप्ट कोफिशिएंट, इंटरसेप्ट कोफिशिएंट, ठीक है जी, इफ xi is equals to 0, basically if xi is equals to 0, then the average value, of y is beta 2, सॉरी beta 1। समझ लो, मतलब ये था हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस xi इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस का बीटा 2 xi। अब अगर मैंने xi को लिख दिया 0, तो यूर एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू बीटा 1। गॉट इट फ्रेंड्स? मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है अच्छे से, बढ़िया से, क्लियर फ्रेंड्स? नाउ अच्छा एक चीज और बोलते हैं कुछ इकोनॉमिक्स, बस इसका बट गाइस आप इसका डिटेल मीनिंग आपको बाद में पता चलेगा कि जो बीटा 1 होता है ना, इट हैज नो इको मीनिंग, नो इको मीनिंग। लेकिन गाइस ये स्टेटमेंट आपको बाद में समझ में आएगी जब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपको पता चलेगा हाँ यार बीटा 1 का तो कोई इको मीनिंग है ही नहीं, ठीक है। थर्ड रिमार्क है बेटा हमारे सामने यहाँ पर, दैट इज बीटा 2 इज कॉल्ड स्लोप कोफिशिएंट, स्लोप कोफिशिएंट, beta 2 is called slope coefficient, that is y conditional to x is equals to beta 1 plus beta 2 xi। गॉट इट? और अगर इसको थोड़ा बहुत मैं और सिंपलीफाई कर लूँ, मतलब सिंपलीफाई नहीं मतलब डेरिवेटिव करता हूँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ इसकी, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू xi, तो गाइज यहाँ बचेगा ओनली बीटा 2। क्लियर गाइज? यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर मान लो इफ xi is increased by 1 unit, then the average value, is increased by बीटा 2 यूनिट। चाहो तो बेटा इसको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मतलब ये हो गया जी, इज इक्वल्स टू बीटा 2 dxi। अब ये बेसिकली अगर 1 यूनिट होगा तो बीटा तो ये वाली वैल्यू बेटा कितनी यूनिट होगी? ये होगी बेटा आपकी बीटा 2 यूनिट, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है बेटा अच्छे से, क्लियरली, बढ़िया से? चलो जी आगे बात करते हैं। देखो बेटा यहाँ तक तो कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, हमारा दिमाग वगैरह भी रहता है। अब एक एक करके बेटा हम बात करते हैं, तो बेटा ध्यान रखना हमारा जो बेसिकली पीआरएफ होता है वो बेटा बेसिकली दो टाइप के होते हैं। मतलब पीआरएफ में कोई भी रेग्रेशन इक्वेशन, जैसे हमने पीआरएफ एसआरएफ बोल दिया बेटा, वो भी फर्दर डिवाइडेड है। मतलब पीआरएफ एंड एसआरएफ वो भी क्या सकते हो टेक्निकल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, दैट इज स्टोकास्टिक एंड दूसरा इज नॉन स्टोकास्टिक, ठीक है। तो जस्ट मैं समझना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, the PRF and SRF are also divided into two subpart, one is stochastic and other is non-stochastic। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, हेडिंग लिखना बेटा यहाँ पर, stochastic, specification of PRF, specification of PRF, stochastic specification of PRF, ठीक है फ्रेंड्स, stochastic specification of PRF। तो ऐसा समझना बेटा। देखो क्लियर सी बात ये है, हमें कहते हैं लेट सपोज वी हैव अ इक्वेशन yi इज इक्वल्स टू, देखो स्टोकास्टिक का मतलब क्या होता है? स्टोकास्टिक का मतलब होता है विद एरर्स। अगर लॉजिकल बात भी है, मान लो आपने कुछ चीज एस्टिमेट करी है, कुछ चीज आप एस्टिमेट कर रहे हो, अगर आप सेल्फ एस्टिमेट कर रहे हो, खुद ही निकाल रहे हो, यानी प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, प्राइमरी डेटा है, तो गाइस वहाँ पे बिल्कुल एरर जीरो होगा, एरर होगा ही नहीं। लेकिन गाइस अगर आप कहीं ना कहीं से सेकेंडरी इंफॉर्मेशन उठा रहे हो, या एक या फिर एक गाइस आप गैस कर रहे हो, गैसिंग पावर यूज कर रहे हो, गैस कर रहे हो कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, तो ध्यान रखना
और उस जगह पे एरर आएगा जहाँ पे परफेक्ट चीजें नहीं है, यानी हल्का सा अगर इम्परफेक्शन है तो वहां पर आपको एरर्स मिल जाएगा। तो उन्हीं चीजों को हम स्टोकास्टिक चीजें बोलते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल्स टू expectation of y given that xi plus mu I, where mu I is the random error, that is random component, या फिर इसे आप कह सकते हो error term, error term। गॉट इट फ्रेंड्स? अब देखो एक बात सोचो, मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस लाइन को क्या बोला था, इसे बोला था हमने बीटा वन प्लस का इधर, क्या बोला था हमने बेटा इसको, हमने हमने इसको बोला था दिस इज बेसिकली बीटा वन प्लस का बीटा टू एक्स आई, बीटा वन प्लस का बीटा टू एक्स आई, एंड दिस इज बेसिकली म्यू वाई। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग? इधर इधर ये, तो अब क्या हो गया, ये जो लाइन आ गई ये आपकी स्टोकास्टिक पीआरएफ है। व्हाट इट, दिस इज बेसिकली स्टोकास्टिक पीआरएफ। क्लियर गाइस यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर भी कुछ रिमार्क्स हैं, जरा रिमार्क्स समझना। देखो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक एक बात को लिखना इंपॉर्टेंट है गाइस। रिमार्क है जी, फर्स्ट रिमार्क, we have yi is equals to expectation of y given that xi plus mu I, ठीक है। अब क्या है जी, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लो, टेकिंग एक्सपेक्टेशंस, टेकिंग एक्सपेक्टेशंस बोथ साइड्स, टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा जी आपको, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन दैट xi इज इक्वल्स टू expectation of y given that xi plus expectation of y given that xi, got it? अब जस्ट अगर एक बात अगर आप ध्यान दो तो दिस इज बेसिकली व्हाट, ये बन जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ y given that xi is equals to expectation of y given that xi plus expectation of mu given that xi। अगर आप ध्यान दें तो देखो एक्चुअली पता है क्या होता है, एक्सपेक्टेशन का एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन ही होता है, यानी ये चीज ध्यान रखना, एक्सपेक्टेशन का एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन ही होता है, ठीक है। क्योंकि देखो कांस्टेंट वैल्यू बन जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने पर, तो देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या जी इधर आपको, यहाँ बचा जी आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू वाई गिवन दैट एक्स आई, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू वाई ओनली भी देख सकते हो आप, तो वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाता है, यहाँ से ये बड़ा ये कंक्लूड होता है कि द मीन ऑफ द एरर टर्म इन द पीआरएफ इज जीरो, दैट इज वी कंक्लूड दैट mean of error term is zero, ठीक है, इज जीरो। थोड़ा अच्छा दिल से लिख देते हैं, काफी बड़ा साइज हो गया ये, ठीक है जी, या अब ठीक है। चलो जी आगे बात करते हैं। अब देखो बेसिकली एक एक करके बड़ा बात समझना यहाँ से, हमने यहाँ पे बात की है अभी बेसिकली पीआरएफ की, है ना, हमने बात करी है पीआरएफ स्टोकास्टिक वाली टर्म्स पे, पीआरएफ हो गया, हमने अभी तक बेटा पीआरएफ कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन थी ये पीआरएफ था, हमने बेटा यहाँ पे पीआरएफ एक्सप्लेन कर दिया, यानी ये वाला पार्ट हो गया, दिस वन कंप्लीट है बेटा एक्सप्लेनेशन। अब सेकंड वाला कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एसआरएफ। अब एसआरएफ क्या होता है, देखो बेटा ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो इकोनॉमिक्स होते हैं या इकोनोमेट्रिक्स वाले लोग होते हैं वो हमेशा कंप्लीट पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हो? या छोटे सा एग्जांपल भी समझ सकते हो आप, आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ा स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो वहां पर भी तो बेटा यही होता है कि वी कांट मेजर दी एनी पॉपुलेशन कंसेप्ट, हम पॉपुलेशन को पूरा का पूरा वहां पे यूज नहीं कर सकते। तो गाइस हम अगर हमें कोई भी
कोई भी चीज आइडेंटिफाई करनी होती है, कोई भी चीज जाननी होती है, तो गाइस हम पॉपुलेशन का एक छोटा सा सैंपल लेते हैं और सैंपल पे सॉल्व करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट हमारा जो भी कंक्लूजन आता है उसको हम पॉपुलेशन पर फिट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल, हमारा किसी पर्सन की तबीयत वगैरह खराब है, तो पूरी बॉडी में से थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है, थोड़ा सा ब्लड ब्लड सैंपल, आई रिपीट ब्लड सैंपल, एंड गाइस वो थोड़े से ब्लड सैंपल से पूरी बॉडी के बारे में पता लग जाता है। गॉट इट? क्लियर? मेरी इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये चीज इसी गाइस हम लोग सैंपल वगैरह बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंस है सैंपल्स की। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिखूंगा बेटा यहाँ पे, सैंपल रिग्रेशन फंक्शंस। सैंपल रिग्रेशन फंक्शंस, ठीक है बेटा, सैंपल रिग्रेशन फंक्शंस। एक एक करके बात करेंगे। देखो, लेट्स सपोज फ्रेंड्स, suppose we have only one value, only one value of y corresponding to x, corresponding to x I, ठीक है? यानी कहीं ना कहीं गाइस मैं ये कह रहा हूँ आपसे, शायद आप समझ जाओ यहाँ से। दिस इज माई ग्राफ, बिल्कुल पीआरएफ की तरह है, पर यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा बदल जाएंगे। मान लो दिस इज इक्वेशन। अब देखो, पहली बात तो लिखने का तरीका क्या हो जाता है, जो एस आर एफ वगैरह होता है, देखो एस आर एफ को लिखने का तरीका हो जाता है, या तो आप स्मॉल करके लिखो, ठीक है, या फिर आप हेड लगा दो, क्योंकि देखो जो सैंपल होते हैं ना वो एस्टिमेटेड होते हैं, समझ रहे हो? सैंपल्स होते हैं मेरा बच्चा, वो एस्टिमेटेड होते हैं, तो आपने वाई हेड लगा दिया इज इक्वल्स टू बीटा वन हेड प्लस बीटा टू हेड इंटू एक्स आई हेड। अब देखो ये तो वाई हेड इज इक्वल्स टू, अब बीटा वन हेड को आप बी वन बोल दो, बीटा टू हेड को आप बी टू बोल दो, दिस इज एक्स आई हेड। वॉट इट? कुछ इस टाइप से बात कर रहा हूँ मैं। सिमिलरली अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से डायग्राम बनेगा इधर से। क्यों रीजन से इस बात के? क्योंकि इफ एक्स आई हैट इज जीरो, देन वाई आई हैट इज इक्वल्स टू बी वन, यानी अगेन दिस इज बी वन, so this is guys intercept form. Got it? This is guys intercept form. Intercept form. Clear guys? Now अब एक एक करके बेटा बात समझना। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो ये लाइन है दिस इज दी एस आर एफ, एंड एस आर एफ कहने का मतलब हो जाता है दिस इज दी लीनियर लाइन। अभी गाइज आपको रीजन भी पता चलेंगे, बिकॉज जो वेरिएबल्स हमारे गाइज वो लीनियर है, जो वेरिएबल्स उनकी पावर के ऊपर बच्चा वो बेटा लीनियर्स, मतलब लीनियर बेटा पावर है वन, इसलिए गाइज जो लाइन है वो लीनियर है। एक तो बात ये है इन्फॉर्मेशन। दूसरा गाइज आपने यहाँ पे बीटा वन हेड को बी वन लिया है, बीटा टू हेड को बी टू लिया है, ठीक है जी? ये चीज समझना ध्यान से, मतलब आपने बीटा वन हेड को बी वन लिया और बेटा आपने बीटा टू हेड को बी टू लिया है। सिमिलरली ये जो वाई हाई हैट है ये बेसिकली एस्टिमेटेड है, दैट इज दिस सेम, ठीक है? अब कह सकते हो वाई आई हैट इज द, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज द एस्टिमेटर ऑफ ई एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन दैट एक्स आई, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन दैट एक्स आई। गॉट इट? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है? सिमिलरली जो बी वन है, यहाँ पर जो बी वन है दिस इज द एस्टिमेटर ऑफ बीटा हेट वन, और जो बी टू है एस्टिमेटर ऑफ बीटा हेट टू। क्लियर? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है आपको? तो गाइस दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एस आर एफ। अब इसी चीज को अगर मैं वही स्टोकास्टिक और नॉन स्टोकास्टिक के वे में ले आता हूँ, तो हेडिंग समझना गाइस, दैट देयर इज अ, इसी चीज का स्टोकास्टिक कैसे मीनिंग आएगा? स्टोकास्टिक स्पेसिफिकेशन, स्टोकास्टिक स्पेसिफिकेशन ऑफ एस आर एफ, स्टोकास्टिक स्पेसिफिकेशन ऑफ एस आर एफ,
तो वो कैसे आएगा, जरा उसको समझो ध्यान से बेटा। देखो होता क्या है, वाई आई, समझना गाइस, वाई वाई जो है ये वाला जो ये वाई है, वाई इज इक्वल टू वाई हैट प्लस का ई आई। एक एक करके बता रहा हूँ बेटा, दिस इज एरर टर्म, यानी ई आई, यहाँ पे शायद मैंने बड़े यहाँ बताता हूँ, ई आई इज एस्टिमेटर ऑफ म्यू आई, गॉट इट, ई आई इज द एस्टिमेटर ऑफ म्यू आई। क्लियर बेटा, मेरी बात आपको समझ में आई? ओके, नाउ अब ऐसा समझना गाइज, इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो बन जाएगा बी वन प्लस का बी टू एक्स आई प्लस का ई आई। मैंने हैट हटा दिया क्योंकि मैंने सबको स्मॉल में लिया हूँ, मतलब ये बेसिकली चाहो तो लगा दो, चाहो तो हटा दो, क्योंकि गाइज आप एस आर एफ की बात ही कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा कि कन्फ्यूजन होगी कि भाई अभी एस आर एफ है या पी आर एफ है, एक ही चीज़ की बात चलेगी, ठीक है। तो अब चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते, बट ये चीज ध्यान रखना, जहाँ पे पूछा वहां जरूर बता देना। जैसे मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, दैट इज वाई आई हैड इज द पॉइंट ऑन दी पॉइंट ऑन दी पॉइंट ऑन दी सैंपल रेग्रेशन on the sample regression line while yi is the actual value। पता है एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या हो जाता है? अगर आपको शायद आइडिया होगा एक्चुअल वैल्यू का मीनिंग होता है क्या है बेसिकली। एक्चुअल वैल्यू का बेटा यहाँ पे मतलब हो जाता है ये कि हो सकता है कि जैसे 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 एग्जांपल मैंने ग्राफ, आई थिंक हाँ मैंने, चलो नहीं यहाँ बना बेटा ग्राफ, मान लो ये मैं हमारे पास एक लाइन थी, ठीक है, और दिस इज, अब देखो एक एक करके बात करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है ये, y इज इक्वल टू बी वन प्लस का बी टू एक्स आई प्लस का ई, देखो आई भी लगा देते हैं हम यहाँ पे। अब जस्ट ऐसा समझना, ऐसे बेटा समझना, मैंने एक लाइन बनाई इधर, दैट इज नॉन स्टोकास्टिक लाइन। नॉन स्टोकास्टिक का मतलब समझते हो, जिसमें कोई एरर नहीं था, यानी अगर कोई पॉइंट इधर है इसका मतलब यहाँ पर एरर जीरो है। सो दिस इज द आई, दिस इज एक्स आई। सो अगर एक्स आई की वैल्यू ये है तो उससे वाई आई इधर आ चुका है, ठीक है। लेकिन अगर एक्स आई की वैल्यू ये है बट वाई आई यहाँ ना आकर यहाँ आ गया, समझना ध्यान से, अगर वाई आई यहाँ ना आकर देखो एक ये चीज होती है समझने वाली बेटा, ये चीज होती है समझने वाली। अगर आप कहते हो एक्स आई यहाँ पर है हैट और वाई हैट यहाँ पर, तो दिस इज बेसिकली वाई। समझ में आई मेरी बात आपको? यानी ये जो टर्म है वो वाई हैट है। क्या कि अगर हमने एक्स आई हेड की वैल्यू रखी और वाई हेड का आंसर आ जाता है, तो या तो ये रीजन है कि यहाँ पे एरर टर्म जीरो है, कि कोई एरर नहीं है। अगर कोई एरर है तो गाइस वो ये आएगा गैप, दिस इज द एरर, सो दिस इज इवन। समझ रहे हो? दिस इज इवन। सिमिलरली हो सकता है, जैसे ये वाई वन मान एक्स वन मान लो, दिस इज एक्स टू, दिस इज वाई टू, दिस इज वाई वन, दिस इज वाई टू हेड। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाए y2। सो नाउ दिस इज e2, ये जो गैप है ना अलग गैप, गाइस दिस इज e2, मतलब समटाइम्स e इज पॉजिटिव, समटाइम्स e इज नेगेटिव। इस वजह से अगर आप e का समेशन करते हो, एरर टर्म का समेशन करते हो तो गाइस वो जीरो हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है मेरी आप लोगों को अच्छे से, बढ़िया से, क्लियर? हाँ जी बेटा, मेरी यहाँ तक की आपको बात समझ में आती है बढ़िया से? चलिए बेटा चलो अब आगे समझना इस चीज को। अब मैं अगर यहाँ पे आपसे एस्टिमेशंस ऑफ पीआरएफ एंड एसआरएफ की बात करता हूँ, दैट इज एस्टिमेशंस, मान लो मैंने आप बनाया है एस्टिमेशंस, ठीक है, मान लो ये लाइन है ये और ये, ठीक है, एंड इधर भी एक रख लेते हैं इधर। नाउ दिस इज पी आर एफ, दिस इज एस आर एफ, क्लियर? दिस इज पी आर एफ एंड दिस इज एस आर एफ। ऐसा करके गैस चलना यहाँ पर।
और मैं एस्टिमेशन की बात करूंगा, दिस इज बेसिकली estimations, got it? So this is basically number one is yi given that xi is equals to beta 1 plus का beta 2 xi. सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपको इधर yi hat is equals to b1 plus का b2 xi hat, got it? सेम yi, देखो बेटा लिखने के तरीके बस यहाँ पे y i is equals to एक्सप्रेशन ऑफ yi xi प्लस का म्यू i, तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, दैट इज yi इज इक्वल्स टू, या आप इसको चाहो देखो ये एस आर एफ पी आर एफ है, तो दिस इज yi हैट प्लस का ei, गॉट इट? एंड सिमिलरली yi इज इक्वल्स टू b1 प्लस बीटा 1 बीटा 1 प्लस का बीटा 2 xi प्लस म्यू i, yi इज इक्वल्स टू b1 प्लस का b2 xi प्लस का ei, गॉट इट? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है बेटा? तो बेटा इसको अच्छे से समझो, क्योंकि गाइस ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। गाइस हमने यहाँ पे फिलहाल अभी एसआरएफ और पीआरएफ का एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है? अब गाइस इसके आगे फर्दर कंसेप्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। होप सो गाइस आपको मेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मैं छोटा सा आपको छोटा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ इसका रिग्रेशन फंक्शन का, ठीक है गाइस? तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे बेटा बेसिकली कि हमारा जो रेगुलेशन फंक्शन है उसका मतलब हो जाता है कि दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड हमारी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमेटिक्स में जो सबसे पहले इक्वेशन बनी थी बाय केन गाइस, वो कंजम्पशन फंक्शन थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं गाइस, यहाँ पे मान लो अगर ये इक्वेशन है तो गाइस y यहाँ पे डिपेंडेंट है, x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, बीटा 1 बीटा 2 आर सम पैरामीटर्स, ठीक है? यहाँ पे बीटा 1 इंटरसेप्ट फॉर्म होती है गाइस, बीटा 2 हमारा स्लोप कोएफिशिएंट होता है। गाइस मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं हमारे, ठीक है? उसके बाद गाइस हमारे पास गए दो टाइप के रेग्रेशन फंक्शंस होते हैं, एक पीआरएफ मतलब पॉपुलेशन रेग्रेशन फंक्शन, और गए दूसरा होता है हमारा एसआरएफ दैट इज सैंपल रेग्रेशन फंक्शन। अगर गए मैं आपसे पीआरएफ की बात करता हूँ, पॉपुलेशन रेग्रेशन फंक्शन की बात करता हूँ, तो उसका जस्ट मतलब इतना सा होता है कि वो रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, वही सेम बात मतलब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है, बट वो गाइस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर, मतलब पूरी पॉपुलेशन होती है, ठीक है? पूरी की पूरी एग्जैक्ट पॉपुलेशन होती है। वही बेटा मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये सब बीटा 1 बीटा 2 लिख दिया था, एक्चुअल पैरामीटर लिया था। बीटा 1 एक इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट होता है जिसका कोई इको मीनिंग नहीं होता, एंड बीटा 2 गाइस इट्स अ स्लोप कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या है कि अगर गाइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक यूनिट से बढ़ता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल गाइस बीटा 2 यूनिट से बढ़ेगा, ठीक है? गाइस वही मैंने आपको स्टोकास्टिक बताया था। गाइस देखो स्टोकास्टिक और नॉन स्टोकास्टिक वो होता है जिसमें कोई एरर नहीं होता। आई रिपीट, नॉन स्टोकास्टिक इक्वेशन आर दोज इक्वेशन व्हिच हैज नो एरर टर्म्स, एरर्स। बट गाइस जो स्टोकास्टिक होता है गाइस उसमें एरर्स होते हैं गाइस, तो एरर वाला मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। हाँ, यहाँ से कंक्लूजन निकला था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर इज बेसिकली जीरो, ठीक है गाइस? वहीं गाइस हमने सैंपल रेग्रेशन फंक्शन की बात करी है, तो गाइस वो भी हमने ऐसे एक्सप्लेन करा है, और इसमें भी गाइस स्टोकास्टिक आया है। हाँ, एक चीज आपको शायद समझ में आई होगी, बीटा 1 का जो एस्टिमेट, जो बीटा 1 जो है बेसिकली उसका जो एस्टिमेट है बेटा वो b1 है। बीटा b1 b2 आर द एस्टिमेटर्स ऑफ बीटा 1 और बीटा 2 हैट वगैरह, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया पीआरएफ एंड एसआरएफ का, ठीक है बेटा? होप सो गाइस आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा। अच्छे से ध्यान रख, अच्छे से चीजों को पढ़ना, अपना ध्यान बिल्कुल चीजों को अच्छे से पढ़ो। एंड देन गाइस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ओएलएच यानी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है फ्रेंड्स? हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।